हेलो दोस्तों, जिस तरह पता है कि आप लोगों को कि बीपीएससी के द्वारा एक एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है जो 14 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट है। लगभग में हमारे पास 70 दिन है। कितना दिन है? 70 दिन। आज मुझे शाहरुख खान का वो डायलॉग याद आता है कि तुम्हारे पास मात्र 70 मिनट है, और आज हमारे पास मात्र 70 दिन है। इसी के लिए हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग का आज ये पहला सेट है, जिसमें जीएस का महासंग्राम होगा। और हर दिन मैं कोशिश करूंगा कि पर डे आपको एक सेट दूं जिसमें हम लोग 100 प्रश्नों का प्रश्न तो करेंगे, साथ ही इसका विस्तृत व्याख्या भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेट, क्योंकि इसका रिजल्ट आज आपको पता होगा कि बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अब ये तो कंफर्म है कि 14 तारीख से एग्ज़ाम होगा और कोई इसको रोक नहीं सकता। अब हमें करना, और जून में इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब कि आपका जीवन जून में बदल जाएगा। आपको बस इतना मेहनत करना है कि जून में आपके पिता आपके माता आपको देख कर कहे कि हमारा बेटा बेटी अब कर रहा है जॉब। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, हमारे पास एक आखिरी मौका है। पहला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी की टिकट पे चुनाव जीता था? जो दादा भाई नौरोजी थे ना, वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें किस पार्टी ने अपना सीट दिया था? किसने दिया था? लेबर पार्टी ने दिया था। किसने दिया था? तो उन्हें दिया था सीट लेबर पार्टी ने। लेबर पार्टी ने दिया था। आइए इसका विस्तृत व्याख्या देखते हैं। दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी को गोल्ड मैन ऑफ इंडिया क्या कहते हैं? सॉरी, गोल्ड बोल रहे हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। उन्होंने 1892 में ब्रिटिश संसद फिनिसिबली सेंटर से चुने गए थे। कहाँ से चुने गए थे? फिनिसिबली सेंटर से चुने गए थे। वे लिबरल पार्टी उदारवादी दल के उम्मीदवार थे। किसके थे? लिबरल पार्टी उदारवादी दल के उम्मीदवार थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन थ्योरी प्रतिपादित किया था, और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, 1886, 1893 और 1906 को। उन्होंने उन्होंने रास्ता गोफात सत्यवादी नामक गुजराती पत्रिका भी शुरू की थी। दादा भाई नौरोजी ने क्या शुरू किया था? राष्ट्र गुफ्तार सत्यवादी नामक गुजराती पत्रिका शुरू की थी। उन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में स्थापित किया था। लाइट कम था, लाइट बढ़ा दी। चलिए शुरू करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से? जो महावस्तु है वो महात्मा बुद्ध के जीवन का वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से है? तो यह महायान शाखा से। कौन शाखा से महावस्तु का संबंध? महायान शाखा से है। आइए इसका विस्तृत विवरण देखें। एक्सप्लेनेशन, महावस्तु शाब्दिक अर्थ होता है महान घटना या महान विषय। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय से संबंधित है जो आगे चलकर महायान बना। तो किसके था यह ग्रंथ बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय से संबंधित है जो आगे चलकर महायान बना। इसकी भाषा मिश्रित संस्कृत हाइब्रिड संस्कृत थी। इसमें बौद्ध के पिछले जन्मों में जातक कथाओं का वर्णन है। हीनयान संप्रदाय की मुख्य भाषा पाली थी। हीनयान जो संप्रदाय था उसका मुख्य भाषा पाली थी, और महायान संप्रदाय ने बौद्ध को देवता माना और मूर्ति पूजा शुरू की थी। महायान संप्रदाय ने बौद्ध को देवता माना और मूर्ति पूजा शुरू की थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्ठ के समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा था। पूछेगा बौद्ध धर्म किस संगीति में बटा था? तो चतुर्थ संगीति में। ब्रजयान शाखा का संबंध तंत्र मंत्र और जादू टोने से है। देखिए, बौद्ध धर्म कैसे बटा? हीनयान और महायान के रूप में चतुर्थ बौद्ध संगीति में। फिर आगे जाके एक वज्रयान शाखा भी बनता है जिसका संबंध तंत्र मंत्र और जादू टोने से है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े। भारतीय संविधान में विधि के समझ समानता क्या है? विधि के समझ समानता इक्विटी बिफोर लॉ किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको बताना है विधि की समझ समानता कहाँ से लिए हैं। तो ये हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। आइए देखिए, विधि के समक्ष समानता किसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में है। यह अवधारणा एडी डाइसी के रूल ऑफ लॉ से प्रेरित है। एडी डाइसी के रूल ऑफ लॉ से प्रेरित है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है जो किसी को विशेषाधिकार नहीं देता। यह एक नकारात्मक अवधारणा है जो किसी को विशेषाधिकार नहीं देता है। विधि में समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अमेरिका से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद जो 14 है वो भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली और लेकर नागरिकता भी ली गई है। कानून द्वारा प्रदत्त प्रक्रिया प्रोसीड्यूस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ जापान से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली है हम लोगों ने? अमेरिका से लिए हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपका, ट्रिप्सिन क्या है? आपसे पूछेगा कि ट्रिप्सिन क्या है। ट्रिप्सिन क्या है? तो ट्रिप्सिन क्या है? तो प्रोटीन का विघटन होना। ट्रिप्सिन क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन का विघटन। ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन का विघटन ट्रिप्सिन होता है। आइए इसको पढ़ते हैं। ट्रिप्सिन एक पाचक एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो अग्नाशय पेनक्राइस द्वारा स्रावित होता है, या क्षारीय माध्यम अल्काइन मीडियम में कार्य करता है, या प्रोटीन के छोटे टुकड़े पेप्टाइड में तोड़ता है, या प्रोटीन को छोटे टुकड़े पेप्टाइड में तोड़ता है। अग्नाशय से निकलने वाले अन्य एंजाइम एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज वसा है। अग्नाशय से क्या क्या निकलता है? एंजाइम एमाइलेज निकलता है, कार्बोहाइड्रेट निकलता है, लाइपेज वसा निकलता है। फिर आता है प्रोटीन या पेप्सिन भी प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन भी प्रोटीन को पचाता है, लेकिन अमाशय में स्टमच में रहता है, या अमाशय में रहता है। पुनपाचक रस कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस अग्नाशय रस को कहते हैं। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल होता है। आप लोग बताइएगा प्लीज़ कमेंट में, ये सीरीज चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, और बाकी आप लोग जो भी आपको जैसा भी लगे बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो 1949 को। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1949 को किया गया था। आइए इसका जानते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, और स्थापना होता है 1 अप्रैल 1935 को। स्थापना यंग हिंटल आयोग रॉयल कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ थे। स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख थे। 1969 में 14 बड़े बैंकों का वाणिज्यीकरण राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। मधुमेह होने का कारण क्या है? मधुमेह क्यों होता है? इंसुलिन के कम उत्पादन के कारण मधुमेह होता है। इंसुलिन का कम उत्पादन होता है। मधुमेह रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय रस पेनक्राइस में बीटा कोशिकाओं को निकालता है। इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या करता है? ये हमारे रक्त में जो शर्करा है उसको नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी को इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगा तो क्या कहेंगे इसे? हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। वही अग्नाशय का अल्फा कोशिकाएं ग्लाइकॉन हार्मोन निकालती है। अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं ग्लाइकोगोन हार्मोन निकालती है। अगला कोई विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। फिर आता है इंसुलिन का जिंक धातु पाई जाती है। इंसुलिन में जिंक धातु पाई जाती है। कृत्रिम मिठास के लिए सैकलिन या एस्पार्टम का प्रयोग होता है। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन। अरहोल अभिलेख किस शाखा से संबंधित है? तो अरहोल अभिलेख ये आपका पुलकेशन द्वितीय की शाखा से संबंधित है। अहोल अभिलेख चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का है। इसकी रचना रवि कृति ने की थी। यह अभिलेख संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में, अहोल अभिलेख कैसे है? तो ये संस्कृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। इसमें पुलकेशन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को हराने का वर्णन है। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। रवि कृति ने अपनी तुलना कालिदास और भवरी से की है। रुद्रदामन का संबंध जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख हुनों के आक्रमण से है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखें। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से? हिमानी के उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो वो मलखब से है। हिमानी उत्तम पर्व मलखब का एक खिलाड़ी है। यह अर्जुन पुरस्कार 2021 के 22 के दौरान सम्मानित भी हो चुका है। मलखब मध्य प्रदेश के राज्य खेल है
और इसे स्टेट स्पोर्ट है। इसमें खिलाड़ी एक लकड़ी के खंभे पर रस्सी से करतब दिखाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम का मलखंब में शामिल किया गया। जो हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसको मलखंब में शामिल किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार अब मलखंब कोचों को भी दिया जाता है। यह खेल शारीरिक लचीलापन और एकाग्रता को बढ़ाता है। फिर आता है लिबेरो शब्द। कौन सा? लिबेरो शब्द का संबंध वॉलीबॉल से है। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 20 में है। संविधान संशोधन कहाँ पर है? भाग 20 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। भाग 20 में इसका अंतर्गत है। यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संसद के पास संविधान संशोधन करने की शक्ति है। केशवानंद भारती केस 1973 में मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया है। संविधान में 3 प्रकार से हो सकता है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन है। भाग 18 आपातकालीन संबंधित से है, जबकि भाग 15 संविधान निर्वाचन से उल्लेख है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? आपसे पूछेगा कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण, डिफ्यूजन का कारण क्या है? उसका कारण है धूलकण। कारण क्या है? धूलकण। आइए एग्जाम्पल आइए इसका विषय पढ़े। प्रकाश का विसरण वायुमंडल में उपस्थित धूलकण और गैसों के अणुओं के कारण होता है। इसे टिंडल इफेक्ट भी समझा जा सकता है। जो धूलकण होता है, टिंडल प्रभाव से गुजरता है। ठीक है। बैगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन स्टेटरिंग अधिक होता है। बैगनी और जो नीला रंग होता है ना, उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन, जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जबकि आपका बैगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है। इसी के लिए खतरे का निशान लाल होगा। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, मैंने आपस में एक दूसरे में फैल जाए। वैसा लाल कम था ना, लाल एक जगह रहता है और डार्क दिखता है, जबकि बैगनी और नीला है वो फैला हुआ दिखता है। आपको देखते नहीं आसमान क्यों इतना नीला दिखता है? क्योंकि प्रकीर्णन से वो फैल जाता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना इसी का परिणाम है। फिर अगला आता है धूलकण एरोसोल गैस के रूप में कार्य करता है। धूलकण एरोसोल के रूप में कार्य करता है। अगला आता है भारत में न्यायिक पूर्वालोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिए गए? तो न्यायिक पूर्वालोकन कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। आइए इसके डिटेल पढ़ते हैं। न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों के संवैधानिक संरचना है। यह यूएसए के संविधान से प्रेरित है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और 226 इसके मुख्य अधिकार आधार है। मैंने हम लोग जो न्यायिक पूर्वालोकन कहते हैं इसका अनुच्छेद कौन कौन है? अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 226 है। मार्बरी बनाम मेडिसन 1803 केस में अमेरिका ने इसी शुरुआत मानी जाती है। जो न्यायिक पूर्वालोकन इसकी शुरुआत कब हुआ? तो मार्बरी बनाम मेडिसन 1803 में अमेरिका में इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगला कनाडा में संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम कनाडा से क्या लिया है? संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम ली गई है। फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं। न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिज्म भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक सक्रियता कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। अगर आपको मेरा स्पीड ज़्यादा या कम लग रहा है ना, प्लीज़ को बढ़ा घटा लीजिए आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों थोड़ा सा ऐड है, आप थोड़ा देख लीजिए। आप जैसे कि आप एग्जाम जा रहे हैं, एग्जाम में दीजिएगा, आप लोग अभी पढ़ रहे हैं नया क्वेश्चन, पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू। बीपीएससी का पीवाईक्यू का बुक हम लेकर आए हैं, जो टेलीग्राम एमसीक्यू और बोर्ड के माध्यम से। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज फुल बुक का आपको एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम में जो एमसीक्यू होता है वो मिलेगा, प्लस आपको बोर्ड का मतलब है कि आप कभी भी 24 घंटे में 1000 बार भी वो टेस्ट को मार सकते हैं। जैसे मान लिया आप एक सेट मारे 40-50 क्वेश्चन का, आप उसको 3-4 बार मार सकते हैं। इस तरह करके आप पूरे बुक को कंप्लीट कर सकते हैं पीवाईक्यू को, या आपको पूरा, और आपको इसके साथ आपको फुल बुक का ओरिजिनल पीडीएफ भी मिलेगा। इस कैसे आपको मिलेगा? तो इसका अमाउंट तो 99 रुपया है, पर जो पहले 50 छात्र होंगे उन्हें यह प्राइस 49 रुपीज़ पड़ेगा। तो इसे जल्दी ही ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे बताया गया कैसे करना। चलिए शुरू करते हैं फिर आगे का। क्वेश्चन नंबर 12, देशांतर रेखाएं
देशांतर रेखाएं के संबंध में कौन सा कथन सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे होती है। जो देशांतर रेखाएं कौन कौन? ये वाला जो रेखाएं होती है ना, सीधा सीधा जो ग्लोब पर आपको सीधा सीधा मिलता है, उसको देशांतर रेखाएं कहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर होती है? तो देशांतर रेखाएं सबसे मध्यम दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ये बात सही है। चलिए आगे देखिए क्या क्या इसका पॉइंट है। दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर है जो 111.32 किलोमीटर है। ध्रुवों की ओर जाने पर यह दूरी घटती जाती है और ध्रुवों पर यह शून्य हो जाता है। माने कि हमारा पृथ्वी ऐसा है ना, तो ऐसे ऐसे आपको अक्षर मिलेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया और यहाँ पे शून्य हो जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं है। देशांतर रेखाएं जो है वो समानांतर नहीं है और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। 0 डिग्री देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच लाइन कहलाता है। आपको ग्रीनविच लाइन कौन कहलाता है? 0 डिग्री को हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। दो देशांतरों के बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है। माने एक देशांतर और दूसरा देशांतर के बीच ना 4 मिनट का आपको अंतर मिलेगा। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। आपको दो चीज बताना, पहला 0 डिग्री देशांतर रेखा कितने देशों से होकर गुजरता है आपको कमेंट में बताना है, और 180 डिग्री देशांतर रेखा किस सागर से होकर गुजरता है आपको ये बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से वह सही युग्म को चुनिए जो समान तापमान और मानक दाब पर द्रव या लिक्विड होते हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो समान तापमान और मानक दाब पर वो लिक्विड हो जाता है, तो वो कौन सा है? तो वो आपको मिलेगा ब्रोमीन और मरकरी। कौन कौन? ब्रोमीन और मरकरी आपको समान ताप पे द्रव अवस्था में ये मिलेंगे। मरकरी जिसे हम लोग पारा भी कहते हैं, एक धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव्य रहता है। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव्य रहता है। गेरेमियम जैसे ग्रेमियम और सीजियम CS हथेली पे रखने पर ये पिघल जाते हैं, मन कम गलनांक होता है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन एक ठोस अधातु है जिसमें चमक होती है। आयोडीन कैसा है? तो एक ठोस अधातु है जिसमें चमक होती है। पारा का उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है। ब्रोमीन लाल और भूरे रंग की दवा होती है। ब्रोमीन कैसा है? लाल और भूरे रंग की दवा है। सभी धातुएं विद्युत का सुचालक होती है। पारा उष्मा का सुचालक है। जो सभी धातुएं होती है ना वो विद्युत की सुचालक होती है, पर पारा जो है वो उष्मा का सुचालक होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किन दो धातुओं को बेटन वुड जुड़वा बेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है? तो वो है IMF और विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक को जानते हैं। 1944 में अमेरिका के बटनवुड शहर में एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक IBRD की स्थापना हुई। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF का मुख्य कार्य भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना है। विश्व बैंक को दीर्घकालिक विकास ऋण प्रदान करता है। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में GATT के स्थान पर हुआ था। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट को पेपर गोल्ड कहा जाता है जो IMF के द्वारा जारी होता है। क्रिस्टेलिया जॉर्जिया वर्तमान में IMF की प्रमुख हस्ती है। क्रिस्टिना जॉर्जिया, आप एग्जाम टाइम इसको मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो वो हमारी कोसी है, जिसे बिहार की कोसी भी दुख भी कहते हैं, या शोक, दुख नहीं शोक। बिहार कोसी नदी को बिहार का शोक, सैरो बिहार कहा जाता है। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन और भीषण बाढ़ के लिए कुख्यात है। इसका उद्गम नेपाल में होता है जहाँ इसे सप्तकोसी कहते हैं। कोसी को नेपाल में क्या कहते हैं? सप्तकोसी कहते हैं। ये गंगा की एक सहायक नदी है। दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है और गंडक नदी को नेपाल में नारायणी कहा जाता है। कोसी नदी भारत और नेपाल में सहयोग से बनी है। कोसी परियोजना भारत और नेपाल के सहयोग से बनी है। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन है आपको ये बताना है। कांग्रेस से जो पहले आया और महत्वपूर्ण संस्था थी वो था इंडियन एसोसिएशन। कौन था? इंडियन एसोसिएशन था। इंडियन एसोसिएशन भारत सभा की स्थापना 1876 में हुई थी। इसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी
आनंद मोहन बोस थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं की आयु सीमा कम करने का विरोध किया था। इसे कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 1886 में इसका विलय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में हो गया। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1891 में राधाकांत देव ने की थी और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1891 में राधाकांत देव ने की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। इन्होंने बंगाली नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 17, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट टाइडी ने किया था। अर्नेस्ट टाइडी ने किया था। अर्नेस्ट टाइडी ने अंग्रेजी में इस शब्द को लोकप्रिय बनाया था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड ब्रिटेन में हुई थी। सबसे पहला बदलाव वस्त्र उद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आया। जेम्स वाट द्वारा भाप इंजन का आविष्कार एक प्रमुख घटना थी। स्पिरिंग जैनी का आविष्कार हर्बरीज ने किया था। फ्रांसीसी लेखक जॉर्जेट मिशेलेट ने इस शब्द का प्रयोग किया था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पूंजीवादी उत्पादन का विश्लेषण किया था। एशिया का जापान का पहला देश था जहाँ औद्योगिक क्रांति हुई थी और एशिया में जापान पहला देश था जहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई थी। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या है? देखिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन O2 मात्रा सर्वाधिक लगभग में 65% होती है। दूसरा सर्वाधिक तत्व कार्बन है जो लगभग में 18% होता है। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व हाइड्रोजन 10% और चौथा में नाइट्रोजन है जो 3% होता है। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। भूपट्टी अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78% है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा धातु पाई जाती है। भारत में आयकर इनकम टैक्स के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ये प्रत्यक्ष है और प्रगतिशील है। हम लोग का जो आयकर इनकम टैक्स होता है वो प्रत्यक्ष होता है और प्रगतिशील होता है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स है जिस पर लगता है वही चुकाता है, या एक प्रगतिशील कर है यानी आय बढ़ने पर टैक्स की दर बढ़ती है। भारत में आयकर 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा शुरू किया गया था। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स है। निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स भी केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है। सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसके प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार है। संविधान का अनुच्छेद 270 के तहत इसे राज्यों के साथ बांटा जाता है। किसके तहत? संविधान का 270 के अनुसार इसे राज्यों के साथ बांटा जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखें। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो उसका था भू राजस्व। किसका? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। आइए देखें, विजयनगर साम्राज्य की मुख्य विशेषता भू राजस्व रेवेन्यू था। भू राजस्व को शिष्ट भी कहा जाता है। समानता उपज का 1/6 भाग के रूप में लिया जाता था। ये कैसे लेते थे? समानता उपज का 1/6 भाग के रूप में लिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का ने की थी। यहाँ की मुद्रा पैगोडा सोना थी। कृष्णदेव राय ने इस वंश में सबसे महान शासक थे जो तुलु वंश के थे। अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि कृष्णदेव राय के दरबार में थे। नायकर व्यवस्था कि यहाँ की एक प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था थी। जो नायकर व्यवस्था थी यहाँ की एक प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था थी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखें। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? जो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड लिथिंगो के कार्यकाल में। कब हुआ था? लॉर्ड लिथिंगो के कार्यकाल में। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को की गई थी। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिथिंगो 1936 से 1944 तक थे। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे पवनार आश्रम से। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे पवनार आश्रम से। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। तीसरे ब्रह्मदत्त थे। कभी कभी तीसरा भी आज तक हम देखे क्वेश्चन में पूछा है। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरन भागीदारी का विरोध करना था। और लिथिंगो के समय ही भारत छोड़ो आंदोलन 1942 भी शुरू हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखें।
क्वेश्चन नंबर 22, HDI मानव विकास सूचकांक किन 3 क्षेत्रों के विकास का माप है? तो किसका किसका है? स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी आमदनी का है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी का है। आइए देखें, HDI का पूर्ण रूप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसे UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। इसे UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 3 आयाम है, जीवन प्रतिष्ठा माने स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर। फिर आता है इसे सूचकांक विकास में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने जारी किया था। विजेता, इसके नोबेल विजेता कौन थे? तो अमर्त्य सेन ने भी इसे विकास का योगदान दिया था। पहली HDI रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित हुई थी। इसका मान 0 और 1 के बीच होता है। इसका अक्सर मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखें। निम्नलिखित में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? वे थे जयप्रकाश नारायण। वे कौन थे? वे जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण JP जयप्रकाश के नाम से जाना जाता है। इसे कैसे जानते हैं? जयप्रकाश के नाम से जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। उन्होंने नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता का गठन किया था। उन्होंने भूमिगत रहकर कांग्रेस के रेडियो उषा मेहता के साथ संचालन भी किया था। राम मनोहर लोहिया की भी भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय थे। अरुणा असफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराया था। 1994 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति टोटल रिवॉल्यूशन का नारा दिया था। इन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न 1999 में दिया गया है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, कौन सी मृत्युपजीवी कवक है? इनमें से आपको बताना है कौन सा मृत्युपजीवी कवक है। तो वो है पेनिसिलियम। कौन सा मृत्युपजीवी कवक कौन सा है? तो पेनिसिलियम है। आइए आंसर की देखें। मृत्युपजीवी वे जीव हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को भोजन में लेते हैं। मृत्युपजीवी कौन होते हैं? जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में लेते हैं। पेनिसिलिन एक कवक है। पेनिसिलियम क्या है? तो एक कवक, एक फंगीहस है। इस कवक को पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई गई थी। इसी फंगस से पहली बार एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई गई थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1928 में किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फेनिंगम ने, किसने? अलेक्जेंडर फेनिंगम ने 1928 में की थी। अमरबेल का पूर्ण रूप तना परजीवी प्लांटिस पौधा है। शैवाल स्वपोषी होते हैं और प्रकाश का संश्लेषण करते हैं। फीताकृमि अंतःपरजीवी है और कोशिकाओं में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन, न्यू कैस्टल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्मित बंदरगाह है, किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। न्यू कैसल पोर्ट कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। न्यू कैसल पोर्ट ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में है। यह विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के शीर्ष कोयला उत्पादक देशों में से एक है। भारत के विशाखापट्टनम पारदीप में मुख्य कोयला हैंडलिंग पोर्ट है। कहाँ पर? भारत के जो विशाखापट्टनम और पारदीप में मुख्य कोयला हैंडलिंग पोर्ट है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। फिर आता है कलगर्गी या कुलगुड्डी, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सोने की खाने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखें। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया था? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन के तहत। यह संशोधन 2002 में पारित हुआ है। इसे संविधान के अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। शिक्षा का मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट बनाया गया। इसके तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 बना है। RTE एक्ट 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इसी संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया? 51वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व 0 से 6 बच्चों के लिए देखभाल का प्रावधान करता है। जो अनुच्छेद 45 है वो नीति निर्देशक तत्व में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल का प्रावधान करता है। 42वां संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखें। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि कॉन्स्टिट्यूशनल फंड से पैसा निकाला जा सकता है? आपको बताइए कि हमारा जो संचित निधि है उससे पैसा किसके निकलेगा? जब तक भारत की संसद ऐसा ना कहे, भारत की संसद के कहने पर भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266(1) में है। इसमें धन निकालने के लिए संसद द्वारा महाविनियोग विधेयक अप्रोप्रिएट बिल विनियोग विधेयक पास करना होता। आपको अगर संचित निधि से पैसा निकालना है ना, उसके लिए विनियोग विधेयक, कौन सा विनियोग विधेयक बिल को पास होना जरूरी है। सभा में सभी प्राप्तियां जरूर राजस्व ऋण इसी निधि से जमा होते हैं और सरकार को सभी प्राप्तियां जो राजस्व या ऋण मिलता है ना, वो इसी निधि में जमा होता है। पूछेगा संचित निधि में पैसा कहाँ से आता है? राजस्व और ऋण के रूप में जो भी प्राप्तियां होगी वह संचित निधि में जाएगी और इसको निकालने के लिए विनियोग विधेयक लगेगा। इसी तरह करके एक आस्मिकता निधि होती है, कॉन्स्टिट्यूशनरी फंड, जो अनुच्छेद 267 में आस्मिकता निधि किसमें है? 267 में है। और लोक लेखा निधि पब्लिक अकाउंट अनुच्छेद 266(2) के से धन निकालने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरी नहीं है। पर अगर आपको लोक लेखा निधि जो पब्लिक अकाउंट है अनुच्छेद 266(2) के तहत से धन निकालने के लिए संसद की कोई मंजूरी नहीं पड़ती है। ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जजों के वेतन संचित निधि से भारित होती हैं। जो राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति और जजों का जो वेतन है ना, वो संचित निधि पे भारित होता है। भारित व्यय पर संसद में मतदान नहीं होता, केवल चर्चा होती है। जो संचित निधि से जो खर्चा होता है ना इसका, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जजों पर, उस पर संसद में मतदान नहीं कर सकते हैं। हाँ, पर चर्चा जरूर कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखें। आपको बताना है पंछियों द्वारा जाने वाला परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? पक्षियों द्वारा किए जाने वाले परागण को किस नाम से जाना जाता है? पंछियां जो परागण करते हैं उन्हें किस नाम से जाते हैं? उससे हम लोग ऑर्थियोफिली कहते हैं, ऑर्थिनोफिली कहते हैं, और ऑर्थिनियोफिली कहते हैं। पंछियों द्वारा परागण को ऑर्थिनियोफिली, कीड़ों द्वारा परागण को एंटोमोफिली, जो कीड़ों के द्वारा जो परागण होता है ना उसे एंटोमोफिली कहते हैं। हवा द्वारा परागण को एनिमोफिली, हवा से जो परागण होता है उसे एनिमोफिली। चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसे कायरोपेट्रोफिली कहते हैं। जल के द्वारा परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं। घोंगा स्नेल द्वारा परागण को मेलाकोफिली कहते हैं। परागण पुलकेसर से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण है। आपसे पूछेगा परागण क्या होता है, तो पुलकेसर से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण ही परागण कहलाता है। सबसे बड़ा फूल रफलेसिया हाथी द्वारा परागित माना जाता है। जो सबसे बड़ा फूल है ना रफलेसिया, उसका हाथी के द्वारा परागित होता है, क्योंकि इतना बड़ा फूल है वो। आ गया फिर अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सिल्क बोर्ड कौन सा? केंद्रीय सिल्क बोर्ड, सेंट्रल सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1939 को। केंद्रीय रेशम बोर्ड एक संवैधानिक निकाय, स्ट्रक्चर बॉडी है। इसकी स्थापना केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 के तहत की गई थी। इसकी वास्तविक स्थापना 1949 में की गई। है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय रेशम में सभी 4 किस्में सहतूत, एरी, तसर, मूंगा पैदा करने वाली एकमात्र देश है। मूंगा रेशम मुख्य रूप से असम में पाया जाता है। रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहते हैं। कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। कर्नाटक जो है सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखें। निम्नलिखित में किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले रखने पर काली पड़ जाती है? आपको बताना है कि किसके कारण जो चांदी की वस्तुएं हैं वो लंबे समय तक खुले पे रखने पर काली पड़ जाती है। तो AG2S के कारण। इसका यूज पढ़ते हैं हवा पर। चांदी हवा में मौजूद सल्फर से क्रिया करती है। जो चांदी है वो जो हवा में मौजूद सल्फर होता है ना H2S, उससे क्रिया करती है। इससे सिल्वर सल्फाइड Ag2S की परत बनती है जो काले रंग की। उससे क्या बनता है? सिल्वर सल्फाइड की परत बनती है। इसे चांदी का संरक्षण कॉरिजन कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसे चांदी का संक्षारण कहते हैं। लोहे में जंग लगना, आयरन ऑक्सीड भूरा रंग का होता है। लोहे में जंग लगना कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। जबकि तांबे में जंग लगना
कॉपर कार्बोनेटर हरे रंग का होता है। जब तांबे में जब रंग पड़ता है तो वो हरे रंग का, लोहे में पड़ता है तो भूरे रंग का, और चांदी में काला होता है। ठीक है। सोना और प्लेटिनियम में नोबेल धातु का इसमें कम क्रियाशील है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड AgL का प्रयोग करते हैं। मतदान की स्याही में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का होता है। मतदान या स्याही में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का होता है। फिर आइए अगला क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है उसके गलन बिंदु पर। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके गलन बिंदु के लिए करते हैं। फ्यूज तार का गलनांक मेटरिंग पॉइंट कम होना चाहिए। इसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस उच्च होना चाहिए। यह सीसा और लेड टीन के मिश्र धातु से बना होता है। यह परिपथ हमेशा श्रेणी क्रम सीरीज में जुड़ा होता है। यह धारा सीमा से अधिक होती है जो कि पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है। MCB मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर मिनी अटैक सर्किट ब्रेकर जब फ्यूज की जगह पर लग रहा होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है जो उच्च गलनांक का है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखें। आपातकाल के दौरान कौन सा? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल में अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल में अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। अब ठीक है। यह प्रावधान निलंबन का जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है। राष्ट्र आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्र आपातकाल 1962, 71 और 75 में लग चुका है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1600 को। ईस्ट इंडिया कंपनी EIC की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दिया था। कंपनी का प्रारंभिक नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन है। उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। पहला अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आया। जब ये गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन बना था ना, उस समय बादशाह अकबर था। पर जब पहला दूत कैप्टन हॉकिंस आया ना 1608 में, उस समय जहांगीर राजा बन चुका था। इसके बाद कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 और 1613 में बनाई थी। कंपनी की पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 और 1613 में स्थापित होती है। दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में होती है और 1858 को ये अधिनियम द्वारा कंपनी पर शासन समाप्त कर दिया जाता है। मकड़ियों की किस प्रजाति में के अंतर्गत आता? मकड़ियाँ किस प्रजाति फायम के अंतर्गत आती है? तो किसके तहत आती है? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। किसके तहत? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। मकड़ियाँ जो है आर्थ्रोपोडा संघ में आती है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा जो है ना, वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। मकड़ियों का वर्ग एरेकिनीडा है। मकड़ियाँ किस वर्ग में आती है? तो वर्ग में कहा जाए तो एलेकिनीडा वर्ग में आती है। एलेकिनीडा वर्ग में आती है। मकड़ियों के 8 पैर होते हैं और कीड़ों के 6 पैर होते हैं। एक बात याद रखिएगा, मकड़ियों के जो है ना 8 पैर होते हैं, पर जो नॉर्मल कीड़ा होता है उसके 6 पैर होते हैं। इसलिए कीड़ों में मकड़ियों को नहीं रखते हैं हम लोग। फिर आता है इसके पैर 2 भाग में होते हैं, सेफ्रोथेरक्स और एब्रोडोमेन। जो मकड़ियाँ हैं ना, उनके शरीर को 2 भागों में होते हैं। मकड़ियों के शरीर 2 भागों में होते हैं। पहला होता है सेफ्लोथेरक्स और एब्डोमेन होता है। कीड़ों के शरीर को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जबकि कीड़ा को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। एनेलिडा में केचुआ और जोक आता है। एनेलिडा में कौन कौन आता है? तो केचुआ और जोक आते हैं। मोलास्का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, जो घोंगा और ऑक्टोपस आते हैं। मोलास्का में कौन कौन आते हैं? तो घोंगा और ऑक्टोपस आते हैं। अगला क्वेश्चन, मेडुला अल्बागेटा कौन? मेडुला अल्बागेटा निम्नलिखित में किस अंग का हिस्सा है? तो किसका हिस्सा है? मस्तिष्क का हिस्सा है मेडुला अल्बागेटा। आइए इसका पढ़े। मेडुला अल्बागेटा
पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है ना, वो पश्च मस्तिष्क हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। यह अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रिया माने इनवॉलेटरी एक्शन को नियंत्रित करता है, जैसे श्वसन दर, दिल की धड़कन, रक्तचाप निकलना, उल्टी आदि को अपने से करता है। यह मस्तिष्क के मेरुरज्जु स्पिनल कॉर्ड को जोड़ता है। सेरेबेलम के पश्च मस्तिष्क का भाग संतुलन बनाता है। सेरेब्रम कैरेबरन मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो बुद्धि और याददाश्त को देखता है। हाइपोथैलेमस भूख प्यास तापमान को नियंत्रित करता है। ये किसको करता है? भूख प्यास और तापमान को नियंत्रित करता है। ईईजी टेस्ट मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के जांचने के लिए होता है। एक जीवाश्म शरीर में नाम बताएं जो पंछी के तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसी अन्य विशेषताएं भी होती है, वो है ऑर्कियोटॉरिक्स है। ऑर्कियोटॉरिक्स है। ऑर्कियोटॉरिक्स को सरीसृप और पंछियों के लिए बीज के योजक कड़ी लिंकेज कड़ी कहा जाता है। यह जोरासिक काल का प्राणी है। इसने पंछियों की तरह पंख और चोंच भी थी। इसे सरीसृप की तरह लंबी पूंछ, दांत और पंजों के नाखून थे। डेड्रोमोरिसस एक विलुप्त पंछी है। डेड्रोमोरिसस क्या है? तो एक विलुप्त पंछी है। युगलिना को पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी का, जो युगलिना होती है ना, वो पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी मानी जाती है। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणु को सजीव और निर्जीव का। जीवाश्मों की आयु कार्बन डेटिंग C14 विधि के तहत ज्ञात की जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभ में उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग था, निम्नलिखित में किसमें शामिल नहीं है? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उग्र में राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, इसमें कौन शामिल नहीं है था? कौन कौन नहीं उग्र राष्ट्रवादी में? तो वो गोविंद रनाडे नहीं है। गोविंद रनाडे नहीं उग्रवादी में। कौन कौन है? बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है और बिपिन चंद्र पाल है। आइए, महादेव गोविंद रनाडे एक उदारवादी मॉडरेट नेता थे। उन्होंने महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महादेव गोविंद रनाडे को ही महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। उग्र राष्ट्रवादी में तिड़की, एक उग्र राष्ट्रवादी के तिड़की लाल बाल पाल कहा जाता है, जिसमें लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। अरविंद घोष भी एक उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दल और नरम दल बढ़ गई थी। तिलक का नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखें। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई, गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई कौन सा है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान 6.67 गुणे 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर होता है। इसकी खोज हेनरी कैडविस ने की थी। यह पूरे ब्रह्मांड का नियत कांस्टेंट रहता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का छोटा जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। जी का मान ध्रुवों पे अधिकतम और विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान 0 होता है। पृथ्वी चंद्रमा पे जी का मान पृथ्वी का 1/6 होता है। F = G बाय फेरक बाय M ये होता है F का सूत्र। 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना दिए गए तिथि में सही मिलान करना के कौन सा तिथि किस समय सही मिलान खाया था? ठीक है, इसमें सही से मिला हुआ नहीं, चलिए फिर से अच्छे से मिलाते हैं। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून कहते हैं, ये 18 मार्च 1919 को पास हुआ था। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहते हैं। फिर आता है आपका रॉलेट सत्याग्रह। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी में बुलाई थी। फिर आता जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 18 मार्च को क्या आया था? रॉलेट एक्ट। और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन में जनरल डायर ने गोली चलाई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था। अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में हुआ, मोतीलाल नेहरू के अध्यक्ष में। अमृतसर अधिवेशन कब होता है? दिसंबर 1919 में होता है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। फिर एक हंटर कमीशन बनता है जो 1919 में ही जलियांवाला बाग के लिए हंटर कमीशन बनता है। उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर माइकल ओ डायर को गोली ठोक दिया उसको जाके। उधम सिंह ने 1940 में लंदन जाकर माइकल ओ डायर को मारा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि
त्यागी थी। 40 नंबर क्वेश्चन, संवैधानिकतर शक्ति का अर्थ क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ति का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है वह शक्ति जो संविधान के सम्मत नहीं है, उसे कहते हैं संवैधानिकतर। देखें, संविधान के निकेतर उत्तर, तो वो संविधान की शक्ति से सम्मत नहीं होता। इसके पढ़ते हैं हम। संवैधानिकतर एक शाब्दिक अर्थ है संविधान के दायरे से बाहर दिए गए विकल्पों के स्रोत में वह शक्ति जो संविधान से सम्मत नहीं है, सही माना है। राजनीतिक विज्ञान में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड वे होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं होता, जैसे नीति आयोग। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ये शक्ति के संदर्भ में अक्सर उन ताकतों को प्रयुक्त होती है जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत कार्य करती है। असंवैधानिक क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल का अर्थ क्या है? जो संविधान का उल्लंघन करे। संवैधानिक स्ट्रक्चरी का अर्थ क्या? जो संसद के कानून द्वारा बनी हो, जैसे सेबी। फिर आता है संवैधानिक क्या, जिसका अर्थ है कि उल्लेख में संविधान के अनुच्छेदों में जैसे चुनाव आयोग और वित्त आयोग है। बताना है कि आपको दोनों बताइए, चुनाव आयोग का कौन सा आर्टिकल नंबर है और वित्त आयोग का कौन सा आर्टिकल नंबर, कौन बताइएगा। लिबेरो किस खेल से संबंध शब्दावली, कौन सा? लिबेरो किस खेल का शाब्दिक अर्थ है? तो ये वॉलीबॉल का है। किसका है? वॉलीबॉल का। लेबोरो वॉलीबॉल का एक रक्षात्मक खिलाड़ी, डिफेंसिव प्लेयर होता है। कौन? लेबोरो अलग रंग की जर्सी पहनता है ताकि उसे आसानी से पहचाना जा सके। या ना तो सर्व कर सकता है, ना ही ब्लॉक कर सकता है। यह खिलाड़ी कोर्ट के पीछे के हिस्से बैक रो में खेलते हैं। वॉलीबॉल टीम के एक छोटे समय के कोर्ट में 6 खिलाड़ी होते हैं। जो वॉलीबॉल टीम का एक समय में कोर्ट में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल का आविष्कार 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने किया था। अन्य वॉलीबॉल शब्द में आते हैं स्मैश, बूस्टर, सर्विस, लव ऑफ। फुटबॉल के में स्ट्राइकर और गोलकीपर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किसी माध्यम से तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट होता है वैसे ही रहती है। स्पीड ऑफ लाइट कैसे होता है? तापमान की वृद्धि के साथ वैसे ही गति में रहती है। स्रोत देखिए, तापमान बढ़ने से प्रकाश की गति अपरिवर्तित। तापमान बढ़ने से प्रकाश की गति में तो ना कोई अंतर पड़ता है, तो तापमान बढ़ने से कुछ नहीं होता है। नोट, ध्वनि की गति तापमान बढ़ने पे बढ़ती है। ध्वनि की जो गति है ना, देखिए प्रकाश की गति पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ध्वनि की जो गति होती है वो तापमान बढ़ने से बढ़ती है। 0.61 मीटर प्रति सेकंड का सेल्सियस में प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, ट्रांसवेव वेव होती है। फिर आता है प्रकाश की चाल सार्वत्रिक निर्वात में, वैक्यूम में आपको मिलेगी। माध्यम की अपवर्तनांक जितना होगा प्रकाश का चाल उतनी कम होगी। माध्यम में अपवर्तनांक जितना होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना अधिक होगा, प्रकाश की चाल उतनी ही कम हो जाएगी। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी आने में 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की चाल को मापी थी। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखें। 43, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? आपको बताना है कि जो तानसेन थे और जो बैजू बावरा थे किसके शासनकाल में थे? तो ये अकबर के शासनकाल में थे। किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में। तानसेन, जिसे रामतेनु पांडे अकबर के नवरत्नों में से एक है, ये ध्रुपद गायन शैली के महान गायक थे। बैजू बावरा, जिसे बैजनाथ मिश्र भी उसी काल के एक महान संगीतकार थे। तानसेन को मियाँ का मल्लाह और मियाँ की टोडी जैसे रागों की रचना की थी। किसका किया था? मियाँ का मल्लाह और मियाँ की टोडी जैसे रागों का रचना किया था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। कहाँ पर थे? तो रीवा के एक राजा थे रामचंद्र, उनके दरबार में थे। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ मिलेगा? तो ग्वालियर में मिलेगा। अकबर स्वयं नगाड़ा बजाने का शौकीन था। अकबर को नगाड़ा बजाने का शौकीन था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। जहांगीर के काल को हम लोग चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। अब बताइए फिक्की का शब्द विस्तार में आई का क्या निरूपित करता है? फिक्की में आई क्या निरूपित करता है? आई ये करता है इंडस्ट्री को। आइए फिक्की का पहले पूरा फॉर्म हम लोग पढ़े। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना
1927 में हुई थी, मैंने देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तो फिक्की बन गया था। इसके संस्थापक घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे। कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे। महात्मा गांधी की सलाह पर यह स्थापित हुआ था। फिक्की जो बना था वो महात्मा गांधी की सलाह पर स्थापित हुआ था। यह भारत में सबसे पुराना और बड़ा व्यापारिक संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत में व्यापार और वाणिज्य के हितों की रक्षा करता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष करंट अफेयर बुक में अभी आप देख लीजिएगा, बदलते रहते हैं ये लोग। हम देखते हैं कौन सा मिलान सही नहीं है, तो कौन कौन सही है, ठीक है। नागार्जुन बांध टिहरी नदी पर है। बगरीहाल परियोजना चिनाब नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना आपको भगीरथी नदी पे मिलेगा और ये गलत है। और बाकी आपका रंजीत सागर बांध रावी नदी पर, यह बात सही है, तो सी नंबर गलत है। ये पढ़ते हैं। टिहरी बांध भगीरथी और नीलंगना नदी के संगम पर स्थित है। जो टिहरी बांध आप देखते हैं ना, वो भगीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है और ना कि मुख्य गंगा पर है। जो टिहरी बांध भारत में सबसे ऊंचा बांध 260.5 मीटर, मैंने 260.5 मीटर में टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 260 मीटर की ऊंचाई पर है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर है टिहरी बांध? यह उत्तराखंड राज्य में है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कृष्ण नदी पे बिल्कुल है। बगरीहाल बांध जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर है। जबकि रंजीत सागर बांध पंजाब में रावी नदी पर है, जिसे थीम बांध भी कहते हैं। हीराकुंड बांध महानदी पर भारत की सबसे लंबी बांध है। जबकि इडोकी बांध केरल को पेरियार नदी पर एक चापाकर आर्च बांध है। कौन सा? पेरियार नदी पे जो इडोकी बांध है ना, वो एक चापाकार आर्च बांध है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखें। किसी भी यौगिक कंपाउंड का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। एक उदासीन यौगिक नेचुरल कंपाउंड के सभी परमाणुओं में ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। मुक्त अवस्था फ्री स्टेट में किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ऑक्सीजन का सामान्य ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है। फिर से देखिए, एक मिनट, फिर से एक बार शुरू देखते हैं। एक उदासीन यौगिक नेचुरल कंपाउंड में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। एक उदासीन परमाणु की नेचुरल कंपाउंड में क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। मुक्त अवस्था फ्री स्टेट में किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या 0 हो सकती है। मुक्त अवस्था में भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन का सामान्य ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। पैराक्साइड में हाइड्रोजन में सामान्यतः +1 हाइड्रोजन होता है। धातु हाइड्रोजन -1 होता है। अगला देखिए, फ्लोरीन में हमेशा -1 होता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन आपको मिलेगा। ऑक्सीडेशनल का अर्थ इलेक्ट्रॉनों को त्यागना, ऑक्सीकरण की संख्या की वृद्धि होता है। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग। इसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है। अपचयन क्या है? रेडिएशन में इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना। ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 47। ड्रकमा सिक्का किसने चलाया था? कौन सा? दकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ग्रीकों ने द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ग्रीक ने चलाया था द्रकमा सिक्का एक यूनानी शासक द्वारा चलाया गया था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद युवान ने जारी किए थे। द्रम शब्द इसी से निकला है। द्रम शब्द इसी से निकला है, जो बाद में भारतीय मुद्राओं में प्रयुक्त हुआ। कुषाण शासक विम कॉडफिस ने कनिष्क के शुद्धतम सोने के सिक्के चलाए थे। कनिष्क के समय दिनार रोमन प्रभाव में प्रचलित था। रोमन प्रभाव में दिनार प्रचलित था। सातवाहन वंश में सीसे किसने चलाए थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन आता है, शेरशाह सूरी चांदी में रुपया 178 ग्रेन में चलाया था। शेरशाह सूरी ने चांदी का जो रुपया था वो 178 ग्रेन में चलाया था। क्वेश्चन नंबर 48। क्या क्वेश्चन नंबर 48? किस मृदा का प्रारूप में लोहे में अतिरिक्त मात्रा होने के कारण या अनुवर्तक इनर फेटियल हो जाता है? तो लेटेराइट के कारण। किसके कारण? लेटेराइट के कारण।
लेटेराइट मिट्टी लोहा, आयरन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। निक्षालन प्रक्रिया के कारण इसमें सिलिका कम हो जाता है। निक्षालन लीचिंग के कारण प्रक्रिया के कारण इसमें क्या होता है, लेटेराइट मिट्टी में सिलिका कम हो जाता है। सूखने पर यह ईंट की तरह कठोर हो जाता है। यह मिट्टी पे चाय, कहवा और काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। लेटेराइट मिट्टी चाय के लिए, कहवा के लिए और काजू की खेती के लिए बेस्ट होता है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक 43% क्षेत्रों में पाई जाती और सबसे उपजाऊ है। जबकि रेगुर जिसे काली मिट्टी कपास का सर्वोत्तम है और इसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। कितने बांटा है? 8 वर्गों में बांटा है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। सर्पविषोधी सुई एंटीवेलम इंजेक्शन किस तत्व का यौगिक होता है? तो स्वर्ण यौगिक का। कौन का? स्वर्ण यौगिक का। आइए क्वेश्चन पढ़े। स्रोतों के अनुसार सर्प विरोधी विषरोधी सुई स्वर्ण यौगिक गोल्ड कंपाउंड से संबंधित है। ऑर्किड क्लोराइड का प्रयोग ऐतिहासिक रूप से होता है। आधुनिक एंटीवेडरम घोड़ों में रक्त, सीरम और एंटीबॉडीज निकाला कर बनाए जाते हैं। भारत में 4 प्रमुख विषैले सांप है, कोबरा, करेत, रसेल, वाइपर और स्लो स्पेड वाइपर। फिर से भारत में 4 प्रकार के विषैले सांप कौन कौन है? कोबरा है, करेत है, रसेल वाइपर है और स्क्रॉ स्पाइडर वाइपर है। हॉफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई ने भारत में एंटी वेनम बनाने का प्रमुख संस्थान है। हॉफकिन इंस्टीट्यूट जो मुंबई में भारत में एंटी वेनम बनाने का एक प्रमुख संस्थान है। आगे देखते हैं। सांप के जहर में न्यूरोटॉनिक्स तंत्रिका तंत्र का अक्सर या हीमोटॉक्सिन रक्त का असर होता है। सोना AU एक अक्रिय धातु है जो मुक्त अवस्था में मिलती है। रॉयल वाटर अम्ल राज्य में सोना घुल जाता है 3:1 HCl और HNO3 के रूप में। फिर आता है भारतीय संविधान का 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल। भारत में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किया है? तो कितने विषय निर्धारित किया गया है? तो 29 विषय 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायतों को अधिकार क्षेत्र में 29 विषय शामिल है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका में 18 विषय हैं, जबकि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह अनुसूची अनुच्छेद 243G से संबंधित है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने 1957 में की थी। ने अशोक मेहता समिति 1977 में द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। राजस्थान का नागौर पहला राज्य है जहाँ 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। भारत राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम निकालने के लिए NNP में किसको घटाया जाता है? तो NNP में क्या घटाते हैं? अगर हमको नेशनल इनकम निकालना है तो NNP में क्या घटाएंगे? अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे। किसको घटाएंगे? अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे। क्या लिखा है ये देखिए। NNP का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट को फैक्टर कॉस्ट। NNP को मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी करके निकलता है। NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी से तुम्हारा NNP फैक्टर नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में निकल जाएगा। वही आपको पूछेगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP को राष्ट्रीय आय माना जाता है। जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है ना NNP फैक्टर कॉस्ट, उसे ही राष्ट्रीय आय माना जाता है। GNP में मूल्यह्रास डिप्रेशन से घटने पर NNP प्राप्त होता है। GNP से अगर मूल्यह्रास डिप्रिएशन घटा देंगे तो हमें NNP प्राप्त होगा। GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ेंगे तो GNP निकलेगा। जबकि GDP में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय में GNP जोड़ेंगे तो GNP निकल जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन NSO नेशनल स्टैटिक ऑफिस करता है। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। अप्रत्यक्ष कर जैसे GST वस्तुओं की कीमत को बढ़ाता है। सब्सिडी वस्तुओं की लागत को कम करता है। जो सब्सिडी है वस्तुओं की लागत को कम करता है। निपख आंदोलन निपख मूवमेंट के प्रणेता कौन थे? तो वे दादू दयाल थे। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो दादू दयाल थे। निपख आंदोलन के प्रणेता संत दादू दयाल थे। निपख का अर्थ होता है निष्पक्ष, माने सेक्ट फ्री का या निगुण भक्ति का ये था। ये निगुण भक्ति से थे। दादू दयाल कबीर के अनुयायी माने जाते। जो दादू दयाल थे ना, वे कबीर के अनुयायी माने जाते थे। उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था और इनका कार्य क्षेत्र राजस्थान नराना रहा है। इनका उपदेश दादूवानी में संग्रहित है। किसमें संग्रहित है? दादूवानी में संग्रहित है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में वैष्णव संत थे कीर्तन पथा के लिए। नामदेव और ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में भक्ति संत
वारकरी संप्रदाय के थे। सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत के दो प्रमुख सुधार आंदोलन थे। फिर आता है वेसल मापदंड। कौन सा? वेसल मापदंड। वेसल मापदंड का संबंध किससे है? तो ये बैंकिंग क्षेत्र से है। वेसल मापदंड का संबंध किससे है? तो ये बैंकिंग क्षेत्र से है। वेसल मापदंड अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियम है या बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS द्वारा जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय बेसल स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य बैंकों की वित्तीय जोखिम रिस्क से बचाना है। बेसल वर्तमान में बेसल 3 का मानक लागू किया जा रहा है। या CRR कैश रिवर्स रेशियो और CAR कैपिटल एडिक्वी रेशियो जैसे नियम आते हैं। फिर आता है भारतीय रिजर्व बैंक में RBI ने भारत के इस मानकों को लागू करता है। बीमा क्षेत्र का नियामक इरीडा है। बीमा क्षेत्र का नियामक कौन है? इरीडा है। बल द्वारा किया गया कार्य वर्क डन धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो। बल द्वारा किया गया कार्य वर्क डन धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। विस्थापन बल की दिशा में होता है। कार्य बराबर क्या है? बल विस्थापन के दिशा में हो। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य धनात्मक होता है। जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में माने 180 डिग्री में होता है तो ये कार्य ऋणात्मक होता है, जैसे घर्षण। जब विस्थापन लंबवत 90 डिग्री में होता है तो कार्य शून्य होता है, जैसे कुली सिर पे बोझा लेकर चले तो वो शून्य होगा। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। कार्य एक अदिश राशि है। 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्ग होता है। शक्ति पावर कार्य करने की दर P = W/T होता है। आइए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। कुचिपुड़ी किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम कृष्ण जिला के कुचिपुड़ी गांव से पड़ा है। यह नृत्य में भाषण और अभिनय का मिश्रण या भाषण और अभिनय का मिश्रण है। इसमें तलंगम पीतल की थाली पर किनारे पर नचती प्रसिद्ध है। यह तलगम इसमें तरंगम पीतल की थाली के किनारों पर नाचना प्रसिद्ध है। यामिनी कृष्णमूर्ति और राजा रेड्डी ने इसके लिए प्रसिद्ध कलाकार थे। केरल में शास्त्रीय नृत्य को कथकली और मोहिनीअट्टम कहते हैं, जबकि तमिलनाडु का भरतनाट्यम है जो सबसे पुराना है। उत्तर भारत में कथक और उड़ीसा में उड़ीसी है। क्वेश्चन नंबर 56। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का कण, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, यह कण की प्रकृति होती है और यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये तीनों बात इसमें सच है। आइए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। प्रकाश में द्वैत प्रकृति डुअल नेचर का होता है। यह कण भी है और तरंग भी है। प्रकाश की ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों में चलता है जिसे फोटोन कहते हैं और यह हो गया कण की प्रकृति। प्रकाश विद्युत प्रभाव इलेक्ट्रोइफेक्टिव इफेक्ट कण प्रकृति का सिद्धांत करता है, यह आइंस्टीन ने कहा था। फिर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश ऊर्जा को एक ही रूप प्रकाश ऊर्जा का एक रूप भी है। व्यक्तीकरण इंटरफेरेंस और विवर्तन डिफ्रेक्शन तरंग प्रकृति को सिद्ध करता है। डी ब्रेगली ने इसे द्वैतन प्रकृति सिद्धांत दिया था। डी ब्रेगली ने द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 57 इनमें से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो कौन कौन सही सुमेलित है? सबसे पहला कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है। तंबाकू बोर्ड जो है वो गुंटूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कोची में नहीं पड़ता है। चाय बोर्ड कलकत्ता में है। रबड़ बोर्ड कोट्टायम में। रबड़ बोर्ड कहाँ है? कोट्टायम में है। तंबाकू बोर्ड आपको मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में मिलेगा, ना कि कोची में। कोची केरल में आपको मसाला बोर्ड मिलेगा। स्पाइसेस बोर्ड का मुख्यालय मिलेगा कोची में। फिर आता है कॉफ़ी बोर्ड आपको बेंगलुरु कर्नाटक में मिलेगा। रबड़ बोर्ड कोट्टायम केरल में मिलेगा। चाय का बोर्ड पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में है। राष्ट्र जूट बोर्ड कलकत्ता में है। राष्ट्र जूट बोर्ड भी कहाँ है? कलकत्ता में है। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड भी पुणे महाराष्ट्र में है, जबकि राष्ट्र मत्स्य फिशरी विकास बोर्ड हैदराबाद में है। फिर आता है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। इसका कौन सा परिणाम के बाद घातक सिद्ध हुआ? कब घातक सिद्ध हुआ? कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति का आरंभ करने के कारण लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस ने पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट को स्वीकारा था। यह द्विदृष्टि या द्विराष्ट्र सिद्धांत या पाकिस्तान की मांग का बीज माना जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। तिलक और रानी बेसर ने समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का भी पुनः मिलन हो गया था।
सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम का एकता का राजदूत कहा था और यह समझौता केवल 1924 खिलाफत आंदोलन के अंत तक ही प्रभावी रहा। फिर आता है 59 क्वेश्चन, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है वह क्या कहलाती है? वो थर्मोकलाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम हो जाता है उसे क्या कहते हैं? थर्मोकलाइन कहते हैं। थर्मोकलाइन कहते हैं। थर्मोकलाइन महासागर की वह परत है जहाँ गहराई के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। यह परत गर्मी ऊपर और ठंडे गहरे जल को गर्म करती है। हेलोकाइन लवणता के तीव्र परिवर्तन को दर्शाती है, जबकि हेलोकालाइन लवणता की तीव्रता को परिवर्तित को दर्शाती है, जबकि पिकोनोकालाइन कौन सा? पिनकोकालाइन घनत्व की तीव्रता को परिवर्तन को दर्शाती है। समुद्र का औसत लवणता 35 पीपीटी पार्ट्स पर 1000 की होती है। मृत सागर में लवणता सबसे अधिक है, इंसान वहाँ डूबता नहीं है, जबकि महासागरों की औसत तापमान 3.5 डिग्री 3.5 डिग्री सेल्सियस गहराई में होती है। आइए 60 नंबर क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख है? भारत के संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किसमें है? तो भाग 11 में है। भाग 11 में है। भारतीय संघ और राज्यों का संबंध सेंट्रल स्टेट रिलेशन भाग 11 में है। यह विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255, प्रशासनिक संबंध 256 से 263 में है। विधायी संबंध कितना से है? 245 से 255 में विधायी संबंध है, जबकि प्रशासनिक संबंध 256 से 263 में शामिल है। वित्तीय संबंध भाग 12 में, जबकि वित्तीय संबंध किस में है? भाग 12 में। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। सरकारी आयोग 1983 में, पंचायती आयोग 2007 में केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा हुआ है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है। आपको बताना सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होगी, भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है। कठोपनिषद में नचिकेतना और यम का संवाद है। वीर्यदाने उपनिषद में सबसे बड़ा उपनिषद है। इसे तमसोमा ज्योतिर्मय कहते हैं। इसमें क्या है? तमसोमा ज्योतिर्मय है। उपनिषदों को वेदांत, वेदों का अंत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय मदन मोहन मालवीय को जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 62, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की सफलता के बाद हुआ था? जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो वो हुआ था असहयोग आंदोलन के बाद। कब हुआ? असहयोग आंदोलन के बाद। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। भारतीय यह असहयोग आंदोलन चोरा चोरी कांड के कारण वापसी में विफलता की से बनी थी। इसके संस्थापक चित्तरंजन दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। इसका उद्देश्य विधान परिषद में प्रवेश कर सरकार के कार्यों में बाधा डालना था। 1922 में कांग्रेस अधिवेशन में गया बिहार में हुआ और यहाँ CR दास अध्यक्ष थे। CR दास को देश को देश बंधु कहा जाता है। क्या कहते हैं? देश बंधु कहते हैं। 1925 में CR दास की मृत्यु के बाद पार्टी कमजोर हो गई थी। अब आता है 63 क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? जो बायोगैस का संयंत्र है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस में किन्वरन होता है। क्या होता है? किन्वरन होता है। बायोगैस संयंत्र किन्वरन फेमराइजेशन की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय हो जाती है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन CH4 है, जो लगभग 55 से 75% है। इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। किन्वरन एक जैविक रासायनिक क्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया कहते हैं। सूक्ष्म जीव को बैक्टीरिया कहते हैं। बायोगैस का एक अच्छा ईंधन है जो धुआं नहीं छोड़ता है। संयंत्र को बचा हुआ अपशिष्ट सड़नली उत्तम खाद के रूप में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में किसने दिल्ली की सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश को किया था। दिल्ली की सल्तनत की राजधानी के रूप में कौन स्थापित हुआ था? इल्तुतमिश हुआ था। फिर कहता है इल्तुतमिश दिल्ली की सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने राजधानी लाहौर को दिल्ली स्थानांतरित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश ने तुगलक चहलगानी
40 गुलाम सरदारों का दल का गठन किया था। इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। इसे शुद्ध अरबी के सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था। फिर अगला आता है याकुतुबीन ऐबक का दामाद और गुलाम था, गुलामों का गुलाम था। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने जड़ों के गांठों नोड होते किसमें निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें नोट्स होती है, किसमें होती है? वो होती है आपका लेग्यूमिनस पौधे में, लेग्यूमिनस पौधे में होती है। जड़ों में गांठें लेग्यूमिनस दलहनी पौधों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए मटर, चना, सोयाबीन, मूंगफली है। यह गांठों में राइजोबियम नामक जीव रहते हैं। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यह सहजीवन सैम्बोनिक का एक उदाहरण है। यह मिट्टी में उर्वरता बढ़ाती है। किसान फसल चक्र क्रॉप रिजेक्शन में दलहनी फसलें इसी कारण से उगती हैं। क्वेश्चन नंबर 66, प्रकलन समिति, कौन सा? प्रकलन समिति एस्टिमेट कमेटी के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 1 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 1 वर्षों का होता है। प्रकलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। प्रकलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से, प्रकलन समिति की एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें केवल लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। इसका अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है या मितव्ययी समिति, क्या कहते हैं? मितव्ययता समिति भी कहते हैं। लोक लेखा समिति इसकी जुड़वा बहन कही जाती है, जबकि लोक लेखा समिति को इसकी जुड़वा बहन कहते हैं। किसका? प्रकलन समिति का। अब आइए, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? वो बना था ब्लॉमफील्ड फुलर। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? तो ब्लॉमफील्ड फुलर बना था। ब्लॉमफील्ड फुलर बना था। 1905 में करजन के बंगाल विभाजन किया और पूर्वी और पश्चिमी बंगाल का, पूर्वी बंगाल में असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था। इसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लॉमफील्ड फुलर बने थे। ढाका की पहली राजधानी, ढाका को इसकी राजधानी बनाया गया था। पश्चिम बंगाल को पहले गवर्नर एडवर्ड फेजल थे। 1911 में हेडिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन रद्द हो गया और मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। मेटकॉफ को क्या कहते हैं? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 किसी माध्यम में ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड, मुख्यतः किस पे निर्भर करती है? तो उसकी प्रत्यास्था और घनत्व दोनों पर। क्या बोलता है? किसी माध्यम में ध्वनि की चाल, किसकी चाल? ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड मुख्यतः किस पे निर्भर करती है? तो प्रत्यास्था पे और घनत्व दोनों पे निर्भर करती है ध्वनि की चाल। आइए देखते हैं। ध्वनि की चाल माध्यम माने प्रत्यास्था, इलेक्ट्रिसिटी और घनत्व माने डेंसिटी पर निर्भर करती है। इसका न्यूटन का सूत्र लाप्लासा के आधार के साथ है। न्यूटन का जो सूत्र होता है वो लाप्लास सुधार के साथ आता है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक, द्रव फिर सबसे कम, गैस में सबसे कम होती है। निर्वात में ध्वनि तो गमन ही नहीं कर पाती है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की, वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और घनत्व कम होने के कारण। इसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.161 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ध्वनि की चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आइए 69 नंबर देखें। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है? अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है? तो अटलांटिक महासागर में बेगुलेरा की जलधारा एक ठंडी जलधारा, बेगुलेरा की जलधारा एक ठंडी जलधारा है। बेगुलेरा की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा, कौन सा? बेगुलेरा की जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट, नामीबिया, अंगोरा के सहारे बहती है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा धारा भी गर्म है। इमेजिंग धारा उत्तरी अटलांटिक की गर्म धारा है। ठंडी जलधाराएं अक्सर तटीय रेगिस्तान जैसे नामीब मरुस्थल में बनती है। नामीब मरुस्थल में बनती है। लेब्राडोर की किनारी धाराएं भी अटलांटिक की ठंडी धाराएं, लेब्राडोर की जो किनारी धारा है वे भी अटलांटिक में ठंडी धाराएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुसियाने में है। IOC का मुख्यालय कहाँ है? लुसियाने में है। IOC का मुख्यालय लुसियाने स्विट्जरलैंड में है। लुसियाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को हुई थी। इसके संस्थापक पियरे डी कार्बुटिनियन थे। इसके संस्थापक कौन थे? पियरे डी कार्बुटियन थे। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले रिंग्स 5 गो महाद्वीपों को दर्शाते हैं। थॉमस बॉच इसके वर्तमान इसके अध्यक्ष बदल, कोई महिला है इसके अध्यक्ष अभी। ओलंपिक आदर्शवाद
क्रीटस, एलिटस, फ्लूटियस और कमेलिटियर्स है। सॉरी तो इंग्लिश थोड़ा सा मैं बेकार है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या है? अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का नाम क्या है? तो इबादत खाना है। उपासना भवन का नाम क्या है? इबादत खाना है। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना हाउस ऑफ विश्व वर्ष अकबर ने 1875 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। इसका मूल उद्देश्य धार्मिक चर्चा करना है। शुरुआत में यह केवल सुन्नी मुसलमानों के लिए था। बाद में 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। शुरुआत में कौन था? केवल सुन्नी मुसलमानों के लिए था। बाद में इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया 1578 में। इसे दीन इलाही तौहीद इलाही की नींव रखी थी। बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय पर 1572 में उपलक्ष्य में बनाया गया था। बुलंद दरवाज़ा कब बना? तो गुजरात विजय 1572 के उपलक्ष्य में इसे बनाया गया था। दीवाने आम जनता के लिए और दीवाने खास मंत्रियों के लिए था। अकबर का मजहरनामा 1569 में घोषणा कर खुद को धार्मिक मामलों का सर्वोच्च बनाया था। क्वेश्चन नंबर 72। 1833 में चार्टर्ड अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन 1534 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ। 1833 में चार्टर एक्ट का परिणाम था। इसका मुख्य कार्य भारतीय कानूनों का संहिताकरण कॉन्फिडेंशियल करना था। इसी आयोग ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी का मसौदा तैयार किया जो 1860 में लागू हुआ था। लॉर्ड विलियम बेटिक उस समय भारतीय गवर्नर जनरल थे। उन्होंने सती प्रथा को अंत किया। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में बना था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। फिर आता 73 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के पश्चिमी घाट में पश्चिमी ढलानों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पूर्वोत्तर भारत, असम और मेघालय और अंडमान निकोबार में मिलते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ के वृक्ष अपनी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिराते, इसलिए हमेशा हरे रहते हैं। इनके प्रमुख वृक्ष है रबर, महोगनी, एनोबी, रोजवुड और सिनकोना। कौन कौन है? रबड़ है, महोगनी है, एबोनी है, रोजवुड है और सिनकोना है। पूर्वी घाट और छोटानागपुर में मुख्यतः पनपाती वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है और यह एक जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। निम्नलिखित में कौन सी औषधि या क्रांति प्याज या झींगा उत्पादन से संबंधित है? प्याज और झींगा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो वो गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज या झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा उत्पादन से है। इसके जनक दुर्गेश पटेल माने जाते हैं। गुलाबी क्रांति किसने किया था? तो दुर्गेश पटेल ने किया था। नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध मत्स्य मछली से है। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर से है। गोल्डन क्रांति का संबंध बागवानी और शहद से है। रजत क्रांति का संबंध अंडे से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, वर्गीस कुरियन का। फिर आता है 75 नंबर। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साइमन कमीशन ने कौन सी सिफारिशें की थी? उन्होंने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्कृति की थी। इन्होंने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी थी। साइमन कमीशन 1927 में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करने का सुझाव दिया। इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविजनल ऑटोनॉमी की सिफारिश किया और वर्ष 1935 में भारत में संसद अधिनियम के आधार पर बनी और इसमें केंद्र में किसी भी प्रकार के उत्तरदायी सरकार का विरोध किया। इसी कमीशन के विरोध हुआ और इसमें सभी 7 सदस्य अंग्रेज श्वेत कमीशन के थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु इनके विरोध प्रदर्शन में लाहौर के दौरान हुई थी। इसका गठन 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए किया गया था। साइमन कमीशन क्यों आया था? 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन आया था। 76 नंबर। सभी धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है उनके अणु एक दूसरे को बहुत करीब होते हैं। ये इसमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
धातुएं मटेरियल मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉनिक बड़ी संख्या में होती है। ये इलेक्ट्रॉन उष्मा उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। धातुओं में अणु परमाणु करीब क्लोज पैकिंग में होते हैं और उनमें कंपन ऊर्जा आसानी से स्थानांतरित हो जाती है। चांदी उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। शीशा और पारा उष्मा का तुलनात्मक रूप से कुचालक है। जो शीशा और पारा होता है ना, ये उष्मा का कुचालक होता है। अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जैसे पर अपवाद ग्रेफाइट है। अधातुएं जो होती है ना, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसका अपवाद क्या है? तो ग्रेफाइट में पर होती है। क्वेश्चन नंबर 77, दाब का विमेय सूत्र क्या है? दाब का विमेय सूत्र क्या होता है? ml का पावर -1 बाय टी का पावर -2, मतलब ml का पावर -1 बाय टी का पावर -2। ये हो गया आपका दाब का सूत्र। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल P=F/A। बल का विमेय सूत्र होता है, बल का विमेय सूत्र होता है mlt का पावर -2। ये विमेय सूत्र हो गया। क्षेत्रफल का सूत्र होता है L का पावर 2। इसके बाद अतः दाब ml का पावर -2 बटा L का पावर 2 बराबर हो गया। दाब का पास्कल, दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, जो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर होता है। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, जो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर होता है। दाब एक अदिश राशि, दाब कैसा है? तो एक अदिश राशि है। प्रतिबल, स्ट्रेस और प्रत्यास्था गुणांक मॉड्यूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की विमा नहीं, ये भी यही होती है। प्रतिबल और प्रत्यास्था गुणांक की विमा भी वही होती है। क्वेश्चन नंबर 78, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? हिंदू राष्ट्र का मूलतः विचार किसका था? वी.डी. सावरकर का था। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का वैचारिक रूप विनायक दामोदर सावरकर ने दिया था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू इज एज द हिंदू, हिंदुत्व इज एज द सॉरी हिंदू हु इज द हिंदू, हिंदुत्व हु इज द हिंदू 1923 था। इसमें हिंदुत्व को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में परिभाषित किया है। सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। के.डी. हेडगोवर 1925 में आरएसएस राष्ट्र स्वयं सेवक की स्थापना किया था। फिर आता है एम.एस. गोबलवर आरएसएस के दूसरे संघ संचालक। पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स है। सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बैंक दर, बैंक रेट ब्याज की वह दर है, बैंक रेट ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेता है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेता है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। रेपो रेट पर अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। बैंक दर वृद्धि से ब्याज में तरलता, लिक्विडिटी कम होती है और महंगाई रोकने के लिए है। यह मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी का एक उदाहरण है। वर्तमान में रेपो रेट का महत्व बैंक दर से अधिक है। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंकों का अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं। जनता सीधे आरबीआई से ऋण नहीं लेती है। एक वर्ग, एक ग्रुप के ऊपर या नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग के ऊपर या नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग के ऊपर या नीचे जाने पर उसका परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। कारण है कि हर नए आवर्त में इलेक्ट्रॉनों का नया कोष जुड़ता है। हालांकि नाभिकीय आवेश भी बढ़ती है, लेकिन परिवेक्षण प्रभाव स्लीडिंग इफेक्ट एक नए कोष के कारण आकार बढ़ाता है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे परमाणु का आकार घटता है। कहता है सबसे छोटा परमाणु हीलियम है और सबसे बड़ा फ्रांसियस Fr और सीजियम को माना जाता है। धनायन कैटन का आकार जनक परमाणु से छोटा होता है, जबकि ऋणायन एनायन का आकार जनक परमाणु से बड़ा होता है। जो धनायन होगा वो जनक परमाणु से छोटा होगा, पर जो ऋणायन होगा वो जनक परमाणु से भी बड़ा हो जाएगा। फिर आता है रामसर सम्मेलन संरक्षण दिवस किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नम भूमि वेटलैंड से संबंधित है। रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमि वेटलैंड का संरक्षण करना था। क्या था? आर्द्रभूमि वेटलैंड का संरक्षण करना था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में रामसर साइट की संख्या 75 से अधिक हो गई है। इसका अभी तो और बढ़ गया ना, 75 से और बहुत ज़्यादा हो गया। रामसर साइट तो अभी 96 हो गया, टोटल 96 हो गया है, 96। इसके बाद आता है सुंदरवन पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। रेणुका झील पश्चिम हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। चिल्का झील उड़ीसा में, केवलादेव राजस्थान में भारत की पहली रामसर साइट थी।
मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड खतरे में पड़ी आर्द्रभूमियों की सूची रखता है। फिर आता है 82 नंबर, याददाश्त। मेमोरी का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो सेरेब्रम से है। मस्तिष्क का भाग किससे है? तो सेरेब्रम से है। सेरेब्रम प्रमस्तिष्क मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, याददाश्त, इच्छा शक्ति और चिंतन का केंद्र है। सेरेबेरम अनुमस्तिष्क शरीर के संतुलन और पेशीय समन्वय को बना के रखती है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार, घृणा और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस। मेडुला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाएं, सांस और धड़कन को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का वजन 1350 से लेकर 1400 ग्राम होता है। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधियों को मापने के लिए करते हैं। फिर आता है बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए या एवियोलियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो उसे खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे खादर कहते हैं। खादर की नई जलोढ़ मिट्टी न्यू एरियल सॉइल को कहा जाता है। यह नदी के बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और बहुत उपजाऊ होती है। बागर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं या बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूने की अधिकता होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। रेगुर मिट्टी जिसे काली मिट्टी दक्कन के पठार में मिलती है कपास के लिए। भारत में सार्वधिक क्षेत्र लगभग में 43% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 84, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने वाला कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होता। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 325 में वर्णित है। आइए क्वेश्चन पढ़े। संविधान का अनुच्छेद 325 निर्वाचक नियमावली वोटर लिस्ट में भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 325 क्या कहता है? कि वोटर लिस्ट में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद वही 324 चुनाव आयोग की स्थापना और शक्तियों से संबंधित वही 326 वैश्य मताधिकार अडल्ट सफरेज का अधिकार देता है। 61वां संविधान संशोधन 1979 के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भाग 15 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर से दक्षिण में शुरू की गई नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम क्या होगा? तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे ऊपर में आता है आपका नल्लामलई, फिर जावेदी, नीलगिरी, फिर अन्नामलई। नल्लामलई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में सबसे उत्तर में है। फिर जावेदी की पहाड़ी तमिलनाडु में नल्लामलई के दक्षिण में है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के मिलन बिंदु पर है। अन्नामलई की पहाड़ी नीलगिरी के दक्षिण में केरल और तमिलनाडु में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी अनायमलई है। इलायची पहाड़ियाँ कैडामोम की हिल जो दक्षिण में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी में मिलती है। 86 नंबर क्वेश्चन, भारत में हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय। भारत में हुनों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? स्कंदगुप्त के समय हुआ था। स्कंदगुप्त के समय हुआ था। हुनों का पहला सफल प्रतिरोध गुप्त शासक स्कंदगुप्त में हुआ। इसकी जानकारी उन्हें भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर यूपी से मिलता है। हुन मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। हुन के नेता तोरनमल, तोरनमान और महिर कुल के बाद भारत में सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा किया था। महिर कुल का बौद्ध धर्म का नाशक कहा जाता है। उसने नालंदा पर हमला भी किया था महिर कुल ने। इसके बाद आता है स्कंदगुप्त को कर्मादित्य की उपाधि लिया था। स्कंदगुप्त ने कर्मादित्य की उपाधि लिया। इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। जूनागढ़ अभिलेख में ये लिखा है। फिर आता 87 नंबर, जब लिफ्ट के नीचे की ओर बढ़ी जाती है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होता है? वास्तविक वजन से कम हो जाता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर तेजी से आती जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो व्यक्ति का वजन कम हो जाता है। व्यक्ति का वजन कम हो जाता है। जब लिफ्ट त्वरित ए से नीचे आती है तो आभासी बल घटता है। W=mg - a हो जाता है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो W=mg+a हो जाता है। जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो भार में कोई बदलाव नहीं होता है। जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो भार शून्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वेटलेसनेस हो जाएगा। वेट एक बल है। भार जो होता है एक बल है जिसका मात्रक न्यूटन होता है, जबकि द्रव्यमान मास नियत रहती है। क्वेश्चन नंबर 88, प्रयोगशाला के खरपतवार वेड ऑफ लेबोरेटरी के नाम से जाना जाता है। किसे जानते हैं? एस्पेजीलस को जानते हैं। एस्पेजीलस एक कवक है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रदूषण दूषक के रूप में अक्सर देखा जाता है, इसीलिए खरपतवार भी कहते हैं। इसका उपयोग साइट्राइट अम्ल सेरेटिक एसिड बनाने में होता है। न्यूरोपेरा के पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। राइजोपस को ब्रेड मोल
ब्रेड मोल कहते हैं। एग्रोसिस खाने वाला मशरूम होता है। एग्रेकिकस खाने वाला मशरूम है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर पैरेटरी डिफरेंस मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का करते हैं। किसका करते हैं? वोल्ट मीटर का करते हैं। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें परिपथ में हमेशा समानांतर क्रम पैरेलल जुड़ा होता है। यह एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत तक होता है। विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। श्रेणी क्रम में आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श जो आमीटर होता है उसका प्रतिरोध शून्य होता है। ग्लेवनोमीटर का प्रयोग धारा कोप में उपस्थित दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं। फिर आता है धारा नियंत्रक का प्रतिरोध बदलता है। सूची 90 में देखते हैं भाषा का उल्लेख किसमें है? तो भाषा आपको मिलेगा, भाषा आपको एक मिनट 73वां संशोधन 11वीं अनुसूची का है। भूमि सुधार 9वीं का है। दल बदल 10वीं का है। भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। ऐसा देखते हैं 8वीं अनुसूची में 22 मानक भाषाएं संविधान मूल संविधान में 14 थी। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून है। 52वां संशोधन 1985 के तहत। 11वीं अनुसूची पंचायती राज है। 73वां संशोधन 1992 के तहत 29 विषय हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन का है संशोधन 1991 में। 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा है संघ राज्य और समवर्ती सूची में। फिर आता है 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं का है 74वां संशोधन के तहत। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के लिए कौन सी धातु ऑक्साइड नहीं बनाती है? तो सिल्वर नहीं बनाती। कौन नहीं बनाती है? सिल्वर नहीं बनाती है। सिल्वर, चांदी, सोना और प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। ये उच्च ताप पर ऑक्सीजन को आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है। मैग्नीशियम Mg हवा में जलकर चमकदार सफ़ेद और लौह के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाती है। लोहा Fe लोहा हवा में गर्म करने पर नहीं जलता, लेकिन लोहे का बुरादा जलता है। सोडियम और पोटेशियम इतनी अभिक्रियाशील है कि उन्हें कैरोसिन में रखा जाता है। फिर आता है एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत जम जा जाती है, उसे सुरक्षित रखता है, NAD-करण रखता है। निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन उल्लेखित संरचन प्रजाति से सम्मिलित है? तो घाना और शेर। घाना का शेर है। केवलादेव पंछी विहार। केवलादेव पंछी विहार भरतपुर राजस्थान पंछियों के लिए प्रसिद्ध है, ना कि शेर के लिए। जो केवलादेव है वो घना पंछी विहार वो भरतपुर राजस्थान में यहाँ पंछियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे पंछियों का स्वर्ग कहा जाता है। शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात प्रसिद्ध है। काजीरंगा असम एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आपका जिम कॉर्बेट उत्तराखंड भारतीय नेशनल पार्क है, जो बाघ परियोजना 1973 में शुरू हुआ था। केरल का पेरियार हाथियों और बाघों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है तो वह अपना वन विहीन हो जाता है। ये किसमें कहा गया? अंगुत्तर निकाय में। जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है तो वो वन विहीन हो जाता है, तो यह अंगुत्तर निकाय में कहा गया है। बौद्ध संघ में प्रवेश के बाद जाति और वन का भेद समाप्त हो जाता है। यह कथन अंगुत्तर निकाय से संबंधित माना जाता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की पहली बार उल्लेख है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। विनय पिटक को संघ का नियम है। सूत पिटक में बुद्ध का उपदेश है। जातक कथाएं सूत पिटक खुदरिक निकाय का हिस्सा है। 94 नंबर क्वेश्चन, संघ घर्षण द्वारा किए गए कार्यों का क्षय नहीं होता बल्कि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्यों का क्षय नहीं होता बल्कि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये क्या है? तो ये तापीय प्रभाव है। घर्षण एक असंरचनात्मक बल नॉन कन्जर्वेटिव फोकस है। इसका उद्देश्य किए गए कार्यों को नष्ट नहीं होता बल्कि ऊष्मा थर्मल एनर्जी में बदल जाता है। उदाहरण के लिए हाथ या रगड़े में गर्म होना, मशीन के पुर्जे का गर्म होना। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा गति की दिशा में विपरीत लगता है। फिर आता है घर्षण गुणांक 0 और 1 के बीच होता है। लैक्टिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। स्नेहक का प्रयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। फिर आता है जैव सेल ऑर्गेनिक रॉक क्या है? तो ये कोयला है। जैव सेल ऑर्गेनिक रॉक क्या है? तो ये कोयला है। कोयला एक अवसादी चट्टान है जो जैविक अवशेषों से बना है। इसे काला सोना या उपयोग की रोटी भी कहते हैं। कोयले के प्रकार कार्बन की मात्रा पर है, जैसे एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम 80 से 95% कोयला। बिटुमिनस भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला लिग्नाइट। भूरा कोयला पीट सबसे निम्न कोटि का। और पेट्रोल और प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है, लेकिन चट्टान नहीं है। ओलंपिक शुभंकर मैस्कॉट की प्रथा किस ओलंपिक में शुरू हुई थी? तो फ्रांस का
मैस्कट कब से आ रहा है? फ्रांस में 1968 से आ रहा है। फ्रांस 1968 में गैब्रेन फ्रांस में शीतकालीन ओलंपिक में उसीचीस नामक शुभंकर अनौपचारिक था। 1872 में म्यूनिख ओलंपिक में वेल्ड एक कुत्ता पहला आधिकारिक ग्रीष्मकालीन शुभंकर था। 1972 में जो म्यूनिख का जो ओलंपिक हुआ, जिसे वाल्डी कहते हैं, कुत्ता जो पहला आधिकारिक ग्रीष्मकालीन शुभंकर बना था। जबकि जो 1968 में जो गैबलॉन फ्रांस में हुआ था ना शीतकालीन ओलंपिक, उसमें अचूसस शुभंकर अनौपचारिक था। पेरिस 2024 का शुभंकर पेगेयस था, जो फिजियन ट्रॉफी है, फिजियन ट्रॉफी है। भारत ने 1928 के एम्स्टर्डम में भारत में पहला हॉकी में पहला स्वर्ण जीता था। 2028 में ओलंपिक लॉस एंजलिस में होगा। 97 नंबर क्वेश्चन, भारत में संतुलित इक्विलिब्रियम में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? संतुलन में होने के लिए वस्तु को कोई रेखीय गति नहीं हो, वस्तु कोई घूर्णन गति नहीं हो, वस्तु की संभावित उसमें ऊर्जा हो, ये सभी चीज चाहिए। संतुलन के लिए कुल बल शून्य होना चाहिए। जो रेखीय संतुलन के लिए कुल घना बल टॉर्क शून्य होना चाहिए। घर्षण संतुलन के लिए स्थानीय संतुलन स्टेबल इक्वेशन के लिए स्थायी ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी न्यूनतम होनी चाहिए। अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। उदासीन संतुलन की स्थितिज ऊर्जा नियत होती है। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य कौन सा? विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो लिंग साहित्य उत्सव कहाँ होता है? लिंग के लिए साहित्य उत्सव पटना में होता है। विश्व का पहला जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल पटना बिहार में आयोजित किया गया। इसका आयोजन 2017 के बाद 2020 में हुआ था। इसका उद्देश्य लिंग समानता और साहित्य में महिला ट्रांसजेंडर की भूमिका पर चर्चा करना है। बिहार महिला सशक्तिकरण नीति अपनाने वाला राज्य है, जबकि पटना गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर बसा हुआ है। प्राचीन पाटलिपुत्र की स्थापना उदयनील ने की थी। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी परिवर्तित होता है। कहाँ परिवर्तित होता है? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। तो फिर आता है जैव विविधता भूमध्य रेखा के पास सर्वाधिक होती है। उच्च अक्षांश ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जैसे अमेजोन सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ वृक्षों के फेफड़ा भी कहा जाता है। जैसे जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले W.G. रॉनसन ने किया था। कैसे किया था? W.G. रॉनसन ने किया था। फिर आता है हॉटस्पॉट शब्द न्यूमन मारियन ने दिया था और भारत में 4 हॉटस्पॉट है। जैव विविधता अधिनियम भारत में 2002 में बना था। अब आता है 100 नंबर इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच के अन्योन्य क्रिया के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो कौन सा है? तो वो प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी वह माध्यम है जिसमें मानव पर्यावरण के साथ क्रिया करता है। सांस्कृतिक परिस्थिति को मुख्य तत्व होता है। मानव भूगोल में संभववाद विचारधारा मानव की प्रकृति का श्रेष्ठ मानती है। निर्यातवाद प्राकृतिक मानव का श्रेष्ठ मानी जाती है। थ्रेसर टेलर ने रुको और जाओ नीतिवाद नई किया था। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना है। इस तरह करके हम लोग का खत्म हुआ। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और प्लीज़ आप हमारा टेलीग्राम का बोट वाला जो सिस्टम है जिसमें PYQ सीरीज करा जा रहा है, उसको आप एक बार ट्राई कीजिए। आप डेमो कम से कम लीजिए, उसके बाद आपको लेना नहीं आपका विचार, पर डेमो आप जरूर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।